90 घंटे का शुद्ध लाभ, जी हां, इसी पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो गया। यह एक संपूर्ण कूटनीतिक मुलाकात थी। 90 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के मंच से अपने मन की बात भी कही और दुनिया को भारत का मतलब भी समझाया। उन्होंने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए कड़ा संदेश दिया, दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात का फायदा उठाकर आतंकवाद फैलाएगा और चीन की नजर अब दुनिया के समंदरों पर भी है। लेकिन मोदी के एजेंडे में सिर्फ चीन पाकिस्तान तो नहीं थे, पूरे 90 घंटे का अमेरिका दौरा था जिसमें कूटनीतिक और सामरिक एजेंडे पर भी बहुत कुछ था। तो प्रधानमंत्री के दौरे से क्या मिला, सबसे पहले आप ये देखिए। Virginia, and I'm here to see my beloved Prime Minister, Mr. Modi. We are so excited. We don't mind staying in the rain. अमेरिका की 90 घंटे की यात्रा खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, क्वाड के मंच से चीन को घेरने की रणनीति भी बनाई, संयुक्त राष्ट्र में भारत के मन की बात बताई। नमस्कार साथियों। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस विशुद्ध कूटनीतिक यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ? ट्रेड और टेक्नोलॉजी में भारत को क्या मिला? देश में नए निवेशों पर क्या बात बनी? क्या दुनिया में भारत की धाक और मजबूत हुई? क्या हम चीन पाकिस्तान को घेरने में कामयाब रहे? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मोदी और बाइडेन की नई केमिस्ट्री की बात करते हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। भारत के लिए ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बहुत से कूटनीतिक जानकारों को यह लगता था कि भारत को ट्रंप के लिए की गई हाउडी मोदी रैली भारी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये रैली अमेरिका के टेक्सास में हुई थी, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे और दोबारा चुनाव लड़ रहे थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकारों का मानना था ट्रंप रिपब्लिकन थे और हार गए और एक डेमोक्रेट जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकारों का मानना था कि शायद इसलिए अब अमेरिका की सरकार भारत को उतना भाव न दे, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही जो बाइडेन से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे, वो पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखा और सीधे उन्हें अपना दोस्त बताकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपनी उपराष्ट्रपति की कुर्सी ऑफर की और ये कहा भी कि यहाँ हर रोज एक भारतीय अमेरिकन उपराष्ट्रपति बैठती हैं। That chair is occupied by the Vice President of the United States. Indian American. Yes. We've been proud. I'm proud too. Please. डिप्लोमेसी में हर शब्द और व्यवहार का अपना महत्व होता है और उसका एक अपना संदेश होता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट की कुर्सी दी तो इसका अपना संदेश है, और संदेश ये है कि बदली हुई मौजूदा दुनिया में अमेरिका भारत का भरपूर सहयोग चाहता है और भारत के साथ मिलकर वो कदम से कदम मिलाकर आगे चलना चाहता है। इन संकेतों से एक बात तो साफ हो गई थी कि जो बाइडेन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे ही रहेंगे। इसके बाद जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की शुरुआत में ही अपना इंडियन कनेक्शन बता दिया था। I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. And I said that I never was able to follow up. Next morning I had a press conference going away,
And the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. Although we never admitted it, jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain in the East Indian Tea Company. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आई तो उन्होंने भी जो बाइडेन के इस इंडियन कनेक्शन का जिक्र किया। कहा, कुछ कागज लेकर आया हूं, आप अपने रिश्तेदार खोज सकते हैं। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था, तो बाद में मैंने काफ़ी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है। कागजात में लेकर के भी आया हूँ, हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। भारत और अमेरिका के संबंधों के मद्देनजर जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने 5T के सिद्धांत का मतलब भी समझाया। 5T में ट्रेडिशन मतलब परंपरा, टैलेंट मतलब प्रतिभा, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रस्टीशिप यानी संरक्षण। इस सिद्धांत में भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं से लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा भी शामिल है। मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ये जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। कई दशकों से भारत का क्रीम टैलेंट निकलकर अमेरिका जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय ही हैं, जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल, मास्टरकार्ड के चेयरमैन अजय बंगा, एडोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण। इसके अलावा भी लिस्ट बहुत लंबी है और इनके अलावा अमेरिका में करीब 40 लाख भारतीय भी रहते हैं, जिनका अमेरिका की विकास यात्रा में एक बहुत बड़ा योगदान है। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. It's rooted in our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. वैसे किसी भी कूटनीतिक यात्रा में व्यापार पर बात होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत और अमेरिका के बीच 5,95,000 करोड़ रुपए का व्यापार है, जिसमें भारत अमेरिका को 3,81,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है और अमेरिका से भारत 2,13,000 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफ़ी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो अमेरिका के पास है, जो भारत को ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें भारत के पास हैं जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ये तो बात हुई अमेरिका के साथ भारत के नए समीकरणों की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा के मंच से आज प्रधानमंत्री ने चीन और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। वैसे तो ये दोनों मुल्क पहले से ही एक्सपोज्ड हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज ये साफ बता दिया कि बदले हुए हालात में पाकिस्तान और चीन कैसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा हैं। दुनिया के सबसे बड़े मंच से चीन पाकिस्तान पर पड़े पंच की ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें
हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत से पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर एक्सपोज करना चाहता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काम बड़ी ही खूबसूरती से और सफलतापूर्वक किया भी, क्योंकि दुनिया को आशंका है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए करेगा और उसका सबसे पहला निशाना भारत ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिले थे और इस मुलाकात में भी पाकिस्तान के आतंक की बात हुई थी। She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से खुद को पाक साफ बता रहे हैं। आज इस्लामाबाद में बैठे बैठे इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भाषण दिया और वो भाषण क्या था, पिछले साल का रिपीट टेलीकास्ट था। वहां भी वो भारत, कश्मीर, आरएसएस, हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान टाइप से बातें करते रहे। But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute. The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. इमरान खान का ये इंडिया फोबिया बहुत देर तक चलता रहा। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया कोरोना पर बात कर रही है। ये चर्चा हो रही है कि इंसानियत कैसे बचाई जाए, वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, आतंकवाद से कैसे बचा जाए। लेकिन जो बोते भी हैं आतंकवाद और उगाते भी हैं आतंकवाद, वो तो सिर्फ अपने एजेंडे पर ही बात करेंगे। The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. The hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. Mob lynching by car vigilantes. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आईना दिखाने के लिए भारत की एक अधिकारी ही काफी थी। ये स्नेहा दुबे है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की डिप्लोमेट है। उन्होंने इमरान खान को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और कहा कि जो ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हो, उन्हें भारत को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. पाकिस्तान सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में ही नहीं गिरा है, बल्कि क्वाड के मंच पर भी उसकी हरकतों पर चर्चा हुई। क्वाड के सदस्य देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की हरकतों पर नजर बनाए रखनी चाहिए ताकि वो आतंकवाद न फैलाए। Underscored the importance of combating terrorism in Afghanistan. They called on Taliban to adhere to these and all of its commitments under Resolution 2593. That includes obviously the issue of, as I said, ensuring that Afghan territory is not used to threaten or attack any countries, to shelter or train terrorist groups, to plan or finance terrorist attacks, and underscored, as I said, the importance of combating terrorism in Afghanistan. भारत के रीजनल एजेंडे में चीन की घेराबंदी भी शामिल थी और क्वाड की मीटिंग में ये एजेंडा भी पूरा हुआ। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिना चीन का नाम लिए समंदर में उसके विस्तारवाद पर निशाना साधा। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन
और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। चीन की नजर दूसरे देशों की जमीन से लेकर समंदर तक रहती है, इसलिए उसे समंदर में ही घेरने के लिए क्वाड बना हुआ है। क्वाड का फायदा जानने के लिए आपको दुनिया के नक्शे पर हिंद प्रशांत के क्षेत्र को समझना होगा। यह है हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसमें पूरी दुनिया के 24 देश हैं। यह क्षेत्र दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देशों भारत और चीन का घर है। इसमें इंडोनेशिया जैसे देश भी आते हैं, यानी इस पूरे क्षेत्र में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। समस्या यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के इस पूरे इलाके में चीन अपनी दादागिरी दिखाता है, इसीलिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर उसकी घेराबंदी कर रहे हैं।